हेलो एवरीवन। आज हम बीपीएससी 101 का जो चैप्टर 2 है वो करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप चैप्टर वाइज करोगे तो आपको अच्छी नॉलेज होगी और आप पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। डिटेल में आप लिखोगे तभी आपको नंबर भी मिलेंगे। सिर्फ एक या दो वीडियो करने से आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो आपको सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 का नाम क्या है? राजनीति क्या है? राज्य और शक्ति का अध्ययन इसमें करना है हमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, राजनीति जो होती है मानव समाज की संगठन, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित एक अध्ययन होता है। यह केवल सरकार या चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज, शक्ति, अधिकार और संसाधनों के वितरण से भी जुड़ी होती है। राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, न्याय स्थापित करना और लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सारे कार्य होते हैं, मेन उद्देश्य होता है राजनीति का। इस संदर्भ में राज्य और शक्ति दो मुख्य अवधारणाएं होती हैं। राज्य का महत्व की अगर हम बात करें तो राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था होती है जिसके 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार यानी गवर्नमेंट और चौथा है संप्रभुता। यानी राज्य समाज में कानून और व्यवस्थाओं रखने के लिए जिम्मेदार होता है और ये इसके मुख्य क्या है तत्व होते हैं जिनके आधार पे कानून व्यवस्था बनाया जाता है समाज के अंदर। शक्ति की अवधारणा की बात करें कि शक्ति क्या क्या होता है राज्य के अंदर, राजनीति के अंदर शक्ति का क्या महत्व है, तो शक्ति का अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता रखना। राजनीति में शक्ति का प्रयोग विभिन्न रूपों से होता है। जैसे एक होती है राजनीतिक शक्ति, जैसे एक नेता है उसके पास राजनीतिक शक्ति होती है, ठीक है। एक होती है आर्थिक शक्ति, यानी कि जो आर्थिक रूप से क्या होता है समृद्ध व्यक्ति होता है उसके पास आर्थिक शक्ति होती है। एक होता है सामाजिक शक्ति। तो ये कुछ 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं राजनीति में। इस 3 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग रूपों में, ठीक है। अगर हम बात करें राजनीति की व्यवहारिक गतिविधि के रूप में, इसकी अगला पॉइंट है, इसको हम देखें तो राजनीति केवल सैद्धांतिक विषय नहीं होता बल्कि यह एक व्यवहारिक गतिविधि भी होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि राजनीति हमारे दैनिक जीवन में लगातार होती रहती है, चाहे वह परिवार के अंदर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज या सरकार के स्तर पर हो। हमें हर जगह राजनीति देखने को मिलती है ना। राजनीति में लोग अपने हितों को पूरा करने का निर्णय लेते हैं, समझौते करते हैं और कभी कभी वे संघर्ष भी करते हैं। राजनीति को सटीक परिभाषित करना ठीक कठिन होता है। राजनीति की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कारण इसका हम बता दें कि राजनीति का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, व्यापक है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, समझाया है, ठीक है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या होता है बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये कुछ लोग राजनीति को शासन का अध्ययन भी मानते हैं, लेकिन कुछ इसे शक्ति का संघर्ष कहते हैं। कुछ के अनुसार यह होता है कि सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन होता है ये। इसलिए राजनीति को एक ही परिभाषा में बांधना कठिन है। इसके नेचर की बात करें कि राजनीति का नेचर कैसा होता है, तो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि राजनीति की प्रकृति को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला लिखा हुआ है गतिशील यानी डायनेमिक होता है राजनीति समय और समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए हम इसे गतिशील बोलते हैं, ठीक है। संघर्ष और सहयोग की बात करें तो राजनीति में लोगों के बीच हितों का टकराव होता है, लेकिन समाधान के लिए सहयोग जरूरी भी होता है। शक्ति से जुड़ी बात हम करें तो राजनीति का मुख्य संबंध शक्ति के वितरण और उपयोग से होता है। शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया, यहाँ देखें इंडिया में तो होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर की पावर अलग होती है, चीफ मिनिस्टर की पावर अलग होती है, जो MP MLAs होते हैं इनकी पावर अलग होती है। तो यही मतलब कि एक तरह से शक्ति का बंटवारा करना, किस तरह से शक्ति का वितरण हुआ है और उसका उपयोग समाज में किस प्रकार से किया जा रहा है, यही होता है शक्ति से जुड़ा हुआ राजनीति का संबंध। अगर हम बात करें सार्वभौमिकी, तो राजनीति हर समाज और हर स्तर यानी परिवार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की अगर हम बात करें तो हर जगह राजनीति जो है वो मौजूद है। समूह आधारित अगर हम बात करें ग्रुप एक्टिविटी की, तो राजनीति हमेशा समूह के बीच में ही होती है, क्योंकि व्यक्ति अकेले राजनीति तो कर नहीं सकता। अगर हम बात करें कि एक इंसान है वो अकेला कैसे राजनीति करेगा, राजनीति करने के लिए उसको ग्रुप तो होना चाहिए। वो किसके साथ कंपटीशन करेगा, या फिर समाज में कोई मुद्दा है तो वो ग्रुप में ही उठाया जाएगा, है ना। अगर हम बात करें राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता होती है, तो राजनीति मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। और अपरिहार्य क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समूह में रहता है, हितों में
भिन्नता भी होती है, सभी की आवश्यकताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं और इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं, तो इसलिए सबके हित एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो इसलिए राजनीति का होना अपरिहार्य है। संसाधन सीमित होता है, सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता, निर्णय लेने की आवश्यकता भी होती है कि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम और नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, इन सभी कारणों से राजनीति हर समाज में मौजूद रहती है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो परिवार में निर्णय लेना जैसे कि खर्च कैसे होगा, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा तय किया जाता है। स्कूल में नियम बनाना, स्कूल के प्रिंसिपल जो सर्वोपरि है वही ज़्यादा अधिकतर नियम कानून बनाता है और उसको सबका पालन करना पड़ता है। इसी तरह से सरकार जो होती है नीति बनाती है तो पूरे देश में, पूरे राज्य में लागू की जाती है। तो ये सभी राजनीति के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि राजनीति होती क्या है। तो राजनीति वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से समाज में निर्णय लिए जाते हैं, संसाधनों का वितरण होता है और शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ मुख्य पहलुओं की बात करें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, पावर का उपयोग कैसे करना है, संघर्ष और सहयोग, सार्वजनिक जीवन से क्या संबंध है राजनीति का, ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। विभिन्न दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो राज्य केंद्रित दृष्टिकोण एक होता है जिसमें राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन जिसमें राजनीति के अंतर्गत हमें राज्य और सरकार का अध्ययन करना होता है। अगर शक्ति दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति का शक्ति का संघर्ष और वितरण किस प्रकार करना है उसका अध्ययन करना होता है। और व्यवहारवादी में दोनों लोगों के व्यवहारों और गतिविधियों का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार राजनीति केवल सरकार तक सीमित नहीं होती बल्कि समाज के हर स्तर पर मौजूद होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि राज्य क्या होता है। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था होती है जो समाज को नियंत्रित और संचालित करती है। अब इसके मेन जो एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं वो है निश्चित भूभाग यानी कि टेरिटरी जो होती हैं, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चार मेन एलिमेंट्स माने जाते हैं। इन चार तत्वों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक संस्थानों सामाजिक संदर्भ की व्याख्या में अंतर की बात करें तो राज्य दो अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जाता है। पहला जो होता है वो राजनीतिक संस्थान के रूप में राज्य को केवल सरकार, प्रशासन और संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सारे शामिल होते हैं। कि यह दृष्टिकोण राज्य को एक औपचारिक संरचना भी मानता है। सामाजिक संदर्भ में राज्य की क्या संकल्पना होती है, तो राज्य को समाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें वर्ग, जाति, आर्थिक संबंध ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे क्लास और जाति वगैरह डिवाइड किया गया है। आर्थिक संबंध के मतलब एक अमीर गरीब इन सब का बंटवारा जो होता है ये सारा सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत आता है। ये राज्य में पहले से ही व्याप्त होता है। तो यह दृष्टिकोण बताता है कि राज्य केवल संस्था नहीं होती है बल्कि एक सामाजिक संबंधों का परिणाम भी होता है। और नेक्स्ट करेंगे राज्य पर राल्फ मिलीबैंड के विचार क्या थे। राल्फ मिलीबैंड एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे। जो मार्क्सवादी जो होते हैं वो अक्सर जो कार्ल मार्क्स थे उनके विचारों पे चलने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए उनको मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। अगर हम बात करें उनके विचारों की तो इन्होंने बोला है कि राज्य निष्पक्ष एक पक्ष में नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता है राज्य। यह शासक वर्ग के हितों की ज़्यादा रक्षा करता है। मार्क्सवादी जो धारणा होती है वो ये मानती है कि शासक वर्ग जो होते हैं वही रूल करते हैं पूरी सोसाइटी पे और उन्हीं के हितों की रक्षा भी होती है। जो राज्य होता है उन्हीं के हितों की रक्षा करता है। ये मानना था राल्फ मिलीबैंड का ही। सरकार और प्रशासन में बैठे लोग अक्सर उच्च वर्ग से आते हैं। राल्फ मिलीबैंड मानते थे कि सरकार और प्रशासन में बैठे लोग जो थे वो हमेशा उच्च वर्ग से ही चुने जाते हैं, इसलिए राज्य की नीतियाँ भी उसी वर्ग के हित में बनती हैं। और मिलीबैंड के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था भी है। तो राज्य के अगर हम अलग अलग रूप की बात करें, फॉर्म्स ऑफ स्टेट, तो अलग अलग रूपों में भी पाया जाता है। पहला होता है लोकतांत्रिक राज्य, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम भारत को ले सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। राजतंत्र की बात करें तो जहाँ पे सत्ता राजा रानी के हाथों में होती है, जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। वैसे तानाशाही की अगर बात करें तो एक व्यक्ति या समूह के हाथ में होता है, यानी जनता की भागीदारी उसमें बहुत कम होती है। समाजवादी राज्य की यानी सोशलिस्ट स्टेट की बात करें तो संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण ज़्यादा होता है और समानता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है समाजवादी राज्य में। संघीय राज्य की बात करें तो सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच दो अलग अलग चीज़ों में बटी होती है। सत्ता केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बटा होता है। एग्जाम्पल जैसे भारत में भी तो है ना कि जो सत्ता होता है दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, जैसे कि एक केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसी तरह से अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ होता है।
तो इसको हम संघीय राज्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि फेडरल सिस्टम यहाँ पे ही चलता है। अगर हम बात करें राजनीति के व्यवसाय के रूप में, तो राजनीति केवल सेवा या कर्तव्य नहीं रह गई है, बल्कि आज के समय में यह एक व्यवसाय भी हो गया है, व्यवसाय के रूप में ज़्यादा विकसित हो गई है। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो लोग राजनीति को करियर के रूप में भी अपनाते हैं। इसमें आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होती है। इसमें अब कैसे होता है, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है कि चुनाव लड़ना, पार्टी संगठन बनाना, प्रचार करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। विशेषताएं बात करें तो पूर्णकालिक गतिविधि होती है, फुल टाइम वर्क एक तरह से। संगठित ढांचा होना चाहिए, चुनाव प्रणाली वगैरह। प्रतिस्पर्धा, इस दृष्टिकोण में राजनीति को एक रोजगार और पेशा माना जाता है, इसीलिए हम राजनीति को एक व्यवसाय की तरह देखते हैं। शक्ति का जो वैध उपयोग है, शक्ति का प्रयोग तभी उचित माना जाता है जब वह वैध तरीके से हो रहा हो, अर्थात जनता के द्वारा स्वीकार किया गया हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर शक्ति के पावर दिखा रहा है तो इसके लिए फिर हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं, तो वो शक्ति नहीं, यहाँ पे वैध शक्ति की बात हो रही है। जैसे ऐसी शक्ति, जैसे एक पुलिस वाला आपको किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है, पूछताछ कर रहा है, मतलब उसको पावर वो दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी एक राजनीति के नियम कानून के द्वारा उसको वैध शक्ति मिली है। तो ऐसी शक्ति जिसे लोग सही और उचित मानते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा पावर। यहाँ पे तभी उचित माना जाएगा, शक्ति का प्रयोग तभी उचित माना जाएगा जब वहाँ क्या हो, एक वैध तरीके से हो, यानी जनता द्वारा स्वीकार भी किया गया हो। अब हम बात करें वैधीकरण पर, मैक्स वेबर ने क्या विचार दिए थे, तो मैक्स वेबर ने वैधता के 3 प्रकार दिए थे। तो पहला है वो है पारंपरिक वैधता, परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। एग्जाम्पल में जैसे राजतंत्र होता है ना, राजतंत्र जो चलता था वो परंपराओं और रीति रिवाजों पर ही आधारित होता है, ठीक है। करिश्माई वैधता सेकेंड है, इसमें क्या कह रहे हैं कि नेता के व्यक्तिगत गुणों और आकर्षण पर आधारित होता है। एग्जाम्पल अगर हम कोई महान नेता की बात करें या क्रांतिकारी व्यक्तित्व की, तो उसके बीच उसके जो भी व्यक्तिगत गुण हैं उसको अपनाना या उस पर आकर्षण पर आधारित, जैसे कि कोई गांधीवादी होते हैं, जैसे कोई कार्ल मार्क्स के विचारक हैं, मार्क्सवादी, तो इस तरह के वो महान नेताओं के विचारों पर चलाना या नियम बनाना, वो एक तरह से करिश्माई वैधता कहलाता है। अब विधिक तर्क संगत वैधता की हम बात करें तो कानून और नियमों पर आधारित होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में यही प्रमुख होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैधता राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सरोकार। वैधता राजनीति विज्ञान का एक मुख्य विषय होता है, क्यों कारण यहाँ पे लिखे गए हैं। जो पहला पॉइंट लिखा गया है कि जो शासन की स्थिरता जो होती है वो वैधता पर ही निर्भर करती है। शासन की स्थिरता का मतलब ये है कि जो भी शासन व्यवस्था समाज के अंदर लागू की गई है वो स्थिर रहेगी या नहीं, वो उसकी वैधता पर निर्भर करता है कि वो कितना वैध है। जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए आवश्यक होना, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कानूनों का पालन भी तभी होता है जब वे वैध माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून लागू कर दे और उसका पालन कर लेगा इंसान, है ना। तो कानून भी उसी टाइप के लागू किए जाने चाहिए जो वैध हों, ठीक है। बिना वैधता के शासन अस्थिर और कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अवैधीकरण की प्रक्रिया। अवैधीकरण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब लोग सरकार या सत्ता को वैध नहीं मानते तो इसे ही अवैधीकरण कहते हैं। तो इसके कारण की अगर हम बात करें, जैसे भ्रष्टाचार, अन्यायपूर्ण नीतियाँ, जनहित की अनदेखी करना, दमनकारी शासन। अगर समाज में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, अन्यायपूर्ण नीतियाँ लागू कर दी गई, जो जनहित वाली बातें हैं उनको अगर अनदेखा किया जाए और दमनकारी शासन अगर लागू किया जाए, तो ये सारे अवैधीकरण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। परिणाम क्या होता है अगर अवैधीकरण व्यवस्था लागू हो तो परिणाम ये होता है कि लोग विरोध करते हैं, आंदोलन होते हैं, अस्थिरता देखने को मिलती है। इस स्थिति में कभी कभी क्या होता है, सरकार का पतन भी किया जाता है, सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। फिर अगर इलेक्शन, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ पे वापस इलेक्शन वगैरह कराए जाते हैं और उस सरकार को गिराने की नौबत आ जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति की। तो राजनीति में कभी कभी जोड़ तोड़ या रणनीति का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है इसके अंतर्गत, तो लोगों की राय को प्रभावित करना, प्रचार, मीडिया और वादों का उपयोग करना, समर्थन प्राप्त के लिए रणनीति बनाना। अगर जनता इसे स्वीकार कर लेती है तो यह एक प्रकार की सहमति बन जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के प्रशासन के कार्मिक, यानी कि जो अभिजात वर्ग होता है। अभिजात वर्ग कौन से होते हैं, जो राज्य के प्रशासन में अक्सर
उन अभिजात वर्ग द्वारा ही संचालित किया जाता है। अभिजात वर्ग की विशेषताएं क्या हैं कि उच्च शिक्षा और संसाधन उनके पास पर्याप्त होता है, निर्णय लेने की शक्ति उनके पास होती है और समाज में वो प्रभावशाली स्थिति रखते हैं अपना। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें उच्च पदाधिकारी जो होते हैं IAS PCS IPS वगैरह, तो इनको हम अभिजात वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। बड़े नेता जो होते हैं, प्रभावशाली आर्थिक वर्ग जो होता है, ये सारे क्या होते हैं, अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा था, कंप्लीट चैप्टर हो गया हमारा। तो आप ना हर वीडियो को, मतलब हर चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें लगभग 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट तक की वीडियो रहने वाली है। तो इतने तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर नंबर लाने हैं तो। ठीक है, सब्जेक्ट को आपको कम से कम 3-4 घंटा तो देना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और अपलोड करूं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ध्यान रखूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।